ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद मैं आपके लिए आज फिर बेटे लेक्चर नंबर 8 फुल एनर्जी के साथ आया हूं। एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 12। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 7 लेक्चर्स इन दिस चैप्टर। दिस इज द लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 12 का। यह आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8। और मुझे बताना है आज ट्रेजरी फंक्शन के बारे में। तो आप सभी के सभी जल्दी से बेटे आप रजिस्टर ओपन करें। आज एक नई बात वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन आई वांट टू टेल यू। तो इसलिए आप बिल्कुल सीरियस होकर आज के इस लेक्चर को देखेंगे। मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 8 की बात कर रहा हूं और चैप्टर नंबर 12 की बातें कर रहा हूं। बेटे अप टू दिस डेट आई हैव डिस्कस, अगर आप चैप्टर नंबर 12 की हेडिंग देखो तो नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ट्रेजरी फंक्शन। अप टू दिस डेट हमने जो डिस्कस किया है पिछले 7 लेक्चर्स में, हमने फाइनेंशियल मार्केट्स की बातें की, फाइनेंशियल सिस्टम की बातें की, फ्लो ऑफ फंड्स की बातें की, कैपिटल मार्केट की बातें की, प्राइमरी मार्केट की बातें की, सेकेंडरी मार्केट की बातें की बेटे। लेकिन अभी आज जो मुझे बताना है वो बताना है इन रिलेशन टू ट्रेजरी फंक्शन। अच्छा, वैसे ट्रेजरी का मतलब अगर आप समझे तो बेटे ट्रेजरी होता है तहखाना। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में एज अ सेंट्रल बैंक दे हैव अ तहखाना जहां पे गोल्ड के रिजर्व्स हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के पास भी गुफाएं होती थी, वहां तहखाने होते थे बेटे। तहखाने में सोना चांदी, हीरे जवाहरात, बुलियन, पैसे, कॉइन्स सब रखते थे वो इकट्ठे। आज मैं उसी की बात करने वाला हूं, ट्रेजरी फंक्शन। दैट वेदर एज अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव टू ऑल्सो फॉलो और फुलफिल दैट रोल्स ऑफ ट्रेजरी फंक्शन। तो पहले तो हमें ये समझना है कि ट्रेजरी फंक्शन होता क्या है ना। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या वेदर एज अ फाइनेंस मैनेजर यू शुड ऑल्सो फुलफिल द रोल्स ऑफ ट्रेजरी फंक्शन। तो रजिस्टर ओपन करें ना यार, कमर सीधी करके बैठो ना। आज लेक्चर 8 है यार। फिर हम चैप्टर नंबर 13 में आ जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज, और फिर चैप्टर नंबर 14 इंटरेस्ट रेट रिस्क। और बेटे 2-3 चैप्टर्स तो रह गए, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कवर हो रहा है, F9। तो आप सभी के सभी आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूं, आप रजिस्टर ओपन कर लें, ग्रेट मॉर्निंग लिख लीजिए, लेक्चर 8 चैप्टर नंबर 12 फाइनेंशियल मार्केट एंड ट्रेजरी फंक्शंस। पहली बात आपको बतानी है, शायद मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि आई विल बी डूइंग मार्केट एफिशिएंसी अलोंग विद दिस चैप्टर ओनली। दिस चैप्टर मतलब वो चैप्टर नंबर 19-20 का टॉपिक था। मैंने को लगा कि शायद इससे रिलेट करता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे मैं लेक्चर्स लेता गया तो मुझे लगा नहीं, मार्केट एफिशिएंसी वहीं पे डिस्कस करना चाहिए। तो ये बात आपको कहनी है कि मार्केट एफिशिएंसी में वहीं पे डिस्कस करूंगा, इसलिए थोड़ा सा नंबर ऑफ लेक्चर्स कम हो गए। जबकि मैंने लेक्चर फर्स्ट में आई हैव गिवन यू द लेक्चर प्लान, उसमें कहा था 11-12 लेक्चर्स लगेंगे। तो आज 8th लेक्चर में कंक्लूड कर रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग मार्केट एफिशिएंसी कंसेप्ट अलॉन्ग विद दैट चैप्टर ओनली, अलॉन्ग विद बिजनेस वैल्यूएशन। तो ठीक है जी, पहली डिक्लेरेशन तो ये है। दूसरी बात, मैंने 2 मटके बनाए। मैंने एक बड़ा मटका बनाया और एक छोटा मटका बनाया। मैं आपको इस मटके के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि ट्रेजरी फंक्शन बेटे बहुत बड़ा होता है, फाइनेंस मैनेजर से भी बड़ा होता है। जैसे हम सबकी ज्वाइंट फैमिलीज में एक होते हैं बड़े पापा, दादाजी होते हैं, बड़े बड़े पापा। अब बड़े बड़े पापा एक्चुअली में कुछ करते नहीं है, लेकिन वो पूरे घर को मैनेज करते हैं। पूरे घर में सभी मेंबर्स क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं, पापा कितने कमा के लाते हैं, कितने खर्च होते हैं, किसको किसी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं है ना। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ बेटे द सेम टास्क इज ऑफ अ ट्रेजरी मैनेजर। ट्रेजरी मैनेजर एज सच एक्टिवली पैसे लाने में नहीं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में नहीं, लेकिन हाँ वो प्लानिंग पूरी करेगा, लिक्विडिटी की ध्यान रखेगा कि भाई अगर इन्वेंट्री मैनेजर को और परचेज मैनेजर रिक्वायर सम फंड्स, कैश मैनेजर रिक्वायर सम फंड्स, कि भाई उसको लिक्विडिटी उसी समय मिले। लिक्विडिटी कहां से आएगी वो फाइनेंस मैनेजर देखेगा, बट ट्रेजरी मैनेजर का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम सबके घर में बड़े होते हैं, वो बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग होती है। दे आर नॉट मेन अर्निंग मेंबर्स, बट दे आर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ होल फैमिली। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ट्रेजरी मैनेजर, ट्रेजरी फंक्शन फाइनेंस फंक्शन से कुछ बड़ा है। एंड स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड सिनेरियो देखें, फिनटेक फाइनेंस मैनेजर देखें, तो बेटे ट्रेजरी मैनेजर is has more high risk roles, more responsibilities as compared to finance manager. Now a finance manager has to deal with all those roles also. ठीक है जी, क्योंकि पोस्ट कोविड सिनेरियो में बेटा आपको मल्टी स्किल होना पड़ेगा।
तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद, एक बार छोटा सा फ्लो चार्ट देना है आपको। फ्लो चार्ट खत्म हुआ नहीं, आज का लेक्चर खत्म हुआ नहीं, बिकॉज इसी फ्लो चार्ट में मैंने पूरा का पूरा ट्रेजरी मैनेजमेंट का फंक्शन रिलेट कर दिया है। मैंने पूरा फंक्शन डिस्कस कर दिया कि भाई ये है ट्रेजरी। आ कागज कलम दबा ला, लिख दूं मैं अपना नाम तेरे नाम। बेटे एक फ्लो चार्ट और पूरा ट्रेजरी फंक्शन, पूरा ट्रेजरी मैनेजमेंट, पूरे रोल्स और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट। तो आप जल्दी से कमर सीधी करके ये चित्र, ये बेटे फ्लो चार्ट बनाना है। सच कह रहा हूं, अगर आप मेरे डिस्कशन के साथ साथ ये फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको ट्रेजरी वैसे ही समझ आ जाएगा। फिर कैप्लॉन से देखें, बीबीबी से देखें, ना भी देखें चलेगा, बिकॉज आई हैव कवर्ड कैप्लॉन एंड बीबीबी एंड माय नॉलेज। तो ऊपर लिखिए जी, फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द रोल ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ट्रेजरी मैनेजर और ट्रेजरी फंक्शन। ट्रेजरी का मतलब तहखाना, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट आया कहां से? ट्रेजरी मैनेजमेंट से। जैसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम कहते हैं लाइफ मैनेजमेंट, हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, है ना, सारी मैनेजमेंट है। तो ट्रेजरी मैनेजमेंट को समझना कंपलसरी है, तभी हम ट्रेजरी फंक्शन समझ पाएंगे। तो ट्रेजरी मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म रिसोर्सेस एंड long term and to meet the long term objective of equity shareholders along with risk management। देखो मैंने दो तीन बातें बोली हैं, आपने ध्यान से सुनी, लिखी नहीं है वहां पे क्योंकि कम थी जगह। आप पहले चित्र बनाइए, लाइंस डालिए। पहला बॉक्स मैं ये वाला कह रहा हूं, ये बनाइए, दूसरा बॉक्स ये बनाइए और तीसरा बॉक्स ये बनाइए। You have to prepare this flow chart because then only you will be able to understand what I mean by treasury management, what are the roles of treasury manager, what are the responsibilities of treasury manager, and whether it should be centralized or decentralized। क्या बड़े पापा का काम सबको करना है या खाली बड़े पापा ही करेंगे? आइए जी, आइए दोस्त, मेहरबान कदरदान, आइए। बेटे मैं फर्स्ट बॉक्स में लिख रहा हूं मीनिंग ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट, और उस बॉक्स में मैंने लिखा मैनेजमेंट का मीनिंग होता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ये बात तो हमें पता ही है। यूटिलाइजेशन ऑफ मैन मनी मटेरियल मशीन, ये भी पता है आपको। तो मैंने यहां पे लिखा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ शॉर्ट टर्म रिसोर्सेस and to meet the objective of shareholders, long term objective, that is wealth maximization, and to minimize the risk after post covid scenario। अगर आप देखें तो बेटे रिस्क को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। दुनिया कैसे बदल गई यार कोविड के बाद। अब तो 3-4 साल हो गए कोविड को हुए भी, मैं तो आपको कहता हूं दुनिया बदल सी गई यार। तो पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, आपने 3 बातें लिखी हैं, उसके नीचे हमने क्वेश्चन के मीनिंग के बाद लिख रहे हैं 3 क्वेश्चंस। इफ यू कैन आंसर माय 3 क्वेश्चंस then you can understand or you can easily say that this is treasury management। my first question is, what are the roles of treasury manager? एक treasury manager के क्या roles होते हैं? question number 2, what are the responsibilities of treasury manager? treasury manager की responsibilities क्या होती हैं? अगर हमें ये पता चल जाए तो हम treasury function समझ सकते हैं, हम ट्रेजरी मैनेजमेंट को और ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पता करना है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेजरी मैनेजर। सेकंड इज, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रेजरी मैनेजर। थर्ड इज, वेदर ट्रेजरी फंक्शन बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। बेटे बस 3 बातों का हम आंसर करेंगे, और इसके लिए मैंने 3 क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए मैंने 3 बॉक्सेस बना दिए। पहला बॉक्स रोल्स के लिए बनाया, दूसरा बॉक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बनाया, जो नेक्स्ट पेज में जाएगा, क्योंकि यहां जगह नहीं थी तो मैंने लाल रंग का एरो डाला, मैंने कहा नेक्स्ट पेज में कवर करूंगा। थर्ड इज सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। आराम से बेटे, आराम से ऊपर लिखिए जी, फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ट्रेजरी मैनेजर। हमने पहली बात लिखी मीनिंग ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट, एंड फॉर गेटिंग द आंसर ऑफ दैट ट्रेजरी मैनेजमेंट आई हैव गिवन यू 3 क्वेश्चंस। What is the role of treasury manager? What are the responsibilities of treasury manager? बड़े पापा का क्या रोल है, बड़े पापा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और बड़े पापा का काम सेंट्रलाइज होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। इसके आंसर करने के लिए मैंने नीचे 3 बातें लिखी। रोल को समझाने के लिए पहला बॉक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने के लिए दूसरा बॉक्स, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के लिए तीसरा बॉक्स। रोल
मैंने कहा रोल में 3 बातें लिखूंगा। सबसे पहले लिखूंगा रिस्क मैनेजमेंट, दूसरी बात लिखूंगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इन द लॉन्ग टर्म, और तीसरी बात लिखूंगा मैनेजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, मतलब लिक्विडिटी को प्रोवाइड करना, शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज को मैनेज करना। दैट इज द रोल। तो आप सभी पहले फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे रोल नंबर 1 शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एंड थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट। आई रिपीट, short term management of resources, this is my role number 1, बड़े पापा का, ट्रेजरी मैनेजर का। सेकंड इज लॉन्ग टर्म वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एंड थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है बेटे कोविड सिनेरियो, तो मैंने नाम लिया, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, कभी डॉलर ऊपर हो रहा है, कभी डॉलर नीचे आ रहा है। सपोजिंगली आप एक्सपोर्टर हैं, यू आर ए इंपोर्टर, then your total receipts and your payment will vary. There is a transaction risk, translation risk, netting risk, accounting risk. तो उन रिस्क को मैनेज करना जो हम चैप्टर नंबर 13 और 14 में डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क, हेजिंग टूल्स लेना है ना, फ्यूचर्स लेना, ऑप्शंस लेना। अभी आपको नहीं पता फ्यूचर ऑप्शंस, मैं बताऊंगा चैप्टर 13 और 14 में, आप टेंशन मत ले, बताऊंगा। ठीक है जी। मैं सेकंड क्वेश्चन में आ गया, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तीनों फंक्शंस आ गए। तीनों फंक्शंस में क्या था, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट में क्या था, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में क्या था, कैश मैनेजमेंट, और इन्वेस्टमेंट में क्या था, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, मर्जर एमालगमेशन, मर्जर करना है करें या नहीं करें, डी मर्जर करें या नहीं करें। सेकंड फाइनेंशियल डिसीजन में क्या था, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिवाइड करना, डिजाइन करना। उसके बाद वेदर हाउ मच शुड बी डेट, डेट कैपेसिटी, बोरोइंग कैपेसिटी, डेट कितना होना चाहिए। फिर थर्ड क्या था, डिविडेंड दे या नहीं दे। बेटे आप देखेंगे सारे के सारे फंक्शंस जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं एज अ फाइनेंस मैनेजर। हाँ कुछ भी ध्यान देना हमें, तो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज नंबर 2 क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम करना, दैट हाउ मच शुड बी द डेट इक्विटी मिक्स। चैप्टर नंबर 18 में वी हैव डिस्कस, मोडी गिलानी मिलर वी हैव डिस्कस कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर को हम फ्रेम करेंगे। पैकिंग ऑर्डर, पैकिंग क्रेडिट थ्योरी, पैकिंग थ्योरी वी हैव डिस्कस। ठीक है जी। बोरोइंग कितनी होनी चाहिए, डेट कैपेसिटी। मैंने जान के ना चैप्टर के नाम भी लिख दिए कि आपको लॉजिकली पता चल जाए कि मैंने इसको इस चैप्टर में कवर किया था, इसको इस चैप्टर में कवर किया था, इसको इस चैप्टर में कवर किया था। तो चैप्टर 15 में लिखा मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर, चैप्टर 15 में लिखा बोरोइंग्स, चैप्टर 18 में वी हैव डिस्कस डेट कैपेसिटी, देन रिसोर्सेज को एलोकेट करना। देखो मैंने कहा ना, बड़े घर के जो सीनियर मेंबर है कमाते नहीं है, बट पापा फाइनेंस मैनेजर से पैसे लेना, पापा से पैसे लेना, फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, किसका काम है, ग्रैंडफादर का, ट्रेजरी मैनेजर का। ट्रेजरी मैनेजर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कैश को मैनेज करना, करेंसी इश्यूज, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करना, इंटरनेशनल ट्रेजरी फंक्शन को मैनेज करना कि भाई इंटरनेशनली हम यूरो इश्यूज लेकर आ रहे हैं, अगर इंटरनेशनली हमें कॉम्प्लायंसेस करनी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, तो सभी बातें कौन करेगा, फाइनेंस मैनेजर नहीं। मैं कहता हूं दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेजरी मैनेजर। आप लिख नहीं रहे ना बेटे, तो आपको लॉजिकली थोड़ा समझ नहीं आ रहा। मैं सच कह रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लिखें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पहला कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा बोरोइंग, तीसरा डेट कैपेसिटी, फोर्थ रिसोर्स एलोकेशन, फिफ्थ कैश मैनेजमेंट, सिक्स्थ करेंसी इश्यूज, सेवंथ डिफेंडिंग टेक ओवर्स, जैसे कोई लेने हमारे को परचेज कर रहा है कंपनी को, बिकॉज if they have more than 51% voting power, then they can have, they can purchase us to defending takeovers, dividend policy, मर्जर एंड अमालगमेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस ट्रेजरी फंक्शन अभी देख लेंगे। और लास्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी, दैट इज वेदर द ट्रेजरी फंक्शन शुड बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रलाइज के क्या प्लस हैं एंड डिसेंट्रलाइज के क्या प्लस हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन वी कैन फिक्स। आइए जी थोड़ा सा कैप्लॉन से देख लें और थोड़ा सा हम अपने जूस नोट से भी देख लें। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कह रहा हूं जी, चैप्टर 18 में हम यहां से स्टार्ट किया था हमने लास्ट लेक्चर में, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो इट इज चैनल द फंड्स फ्रॉम लेंडर्स टू बोरोवर्स, प्रोवाइड अ मैकेनिज्म ऑफ पेमेंट्स। अब ये मैं नहीं बता रहा, ये तो सब कर चुके हैं बेटा, मैं सीधा ट्रेजरी में आ रहा हूं।
ये सब कितनी बार तो कर चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 8 है, फिर टाइम लग जाएगा। मैं आ रहा हूँ जी, मैंने आई थिंक इंटरमीडिएट में डिस्कस की थी 2 से 5 तक, सब किया है बेटे। आप सच में बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको लॉजिकली खुद ही पता चल जाएगा। ट्रेजरी फंक्शन, देखिए ट्रेजरी फंक्शन, एक तो ये चार्ट है जो कैप्लॉन ने दिया है, मैंने कॉपी पेस्ट मारा, बट एक चार्ट वो है जो मैंने बनाया, अभी आपने बनाया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, बस इन्होंने कर दिया, लिख दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, बट दे हैव नॉट गिवन द सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट बीइंग रिलेटेड विद ईच अदर। तो आप देखिए क्या लिखा है, रिस्क मैनेजमेंट भी है, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट भी है, लॉन्ग टर्म भी है। इट मींस ट्रेजरी मैनेजर हैज टू डू शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, करेंसी मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो भी हम चैप्टर नंबर 13 और 14 में करेंगे। अच्छा, लॉन्ग टर्म में क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस एंड डिविडेंड पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मैंने कहा ना कि सारा कुछ तो फाइनेंस मैनेजर वाला वर्क है ही, अलॉन्ग विद दैट ये भी करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है एंड शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ फंड्स भी करना है। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इट शुड बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मैं आ गया सर। मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूं और कैप्लॉन ओपन है। द रोल ऑफ ट्रेजरी फंक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। रोल में पहला रोल तो ये है, दूसरा रोल ये है और तीसरा रोल ये है रिस्क मैनेजमेंट। मैंने ऑलरेडी उसको ग्राफ में बना दिया अपने फ्लो चार्ट में, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर, अब सवाल आता है कि वेदर वेदर अब ये भी ऑलरेडी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अपने चार्ट में, बोरिंग करना, डेट करना, कैपिटल स्ट्रक्चर, करेंसी, कैश मैनेजमेंट, दिस चैप्टर, डिविडेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब आपको मैंने बताया कि दैट दीज आर द फंक्शंस, दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ ट्रेजरी मैनेजर। अब द पॉइंट इज दैट वेदर इट शुड बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ये सवाल है कि क्या एक जगह होना चाहिए या बांट देना चाहिए बड़े पापा का काम। तो बेटा सेंट्रलाइज का मतलब है इसके अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, जब खाली बड़े पापा के पास कंट्रोल होगा तो डिसीजंस जल्दी होंगी, या बट इट एवरीथिंग हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जरा पढ़ लेते हैं। नो नीड फॉर ट्रेजरी स्किल्स टू बी डुप्लीकेटेड थ्रू आउट, मतलब बड़े पापा जैसी क्वालिटी सबके पास नहीं होनी चाहिए, या मतलब आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। नेसेसरी बोरिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन बल्क। ठीक है सर। द ग्रुप फॉरेन करेंसी रिस्क कैन बी मैनेज्ड। ठीक है सर। वन कंपनी डज नॉट बोरो एट हाई रेट्स। बैंक चार्जेस शुड बी लोअर। बड़ी सिंपल सी बात है, जब सेंट्रलाइज होगा, टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप का अगर ट्रेजरी मैनेजमेंट फंक्शन सेंट्रलाइज होगा तो पूरे टाटा ग्रुप की बात होगी, तो इंटरेस्ट रेट आप बार्गेन कर सकते हैं, आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, आप फंड्स को अरेंज कर सकते हैं पूरी कंपनी के लिए, टाटा ग्रुप के लिए। बट अगर मैं टाटा मोटर्स का अलग से ट्रेजरी मैनेजर कर दूं, टाटा स्टील का अलग से कर दूं, टिस्को का अलग से कर दूं, टेल्को का, सब टीसीएस का अलग से कर दूं, तो फिर कुछ कहीं ना कहीं उसके प्लस भी है माइनस भी है, वो हम देख लेंगे। अ सेंट्रलाइज ट्रेजरी कैन रन। तो बेटे टाटा ग्रुप की आप अगर केस स्टडी समझें तो आपको ये समझ आ जाएगा दैट वेदर दिस ट्रेजरी फंक्शन शुड बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। आई थिंक आप लॉजिकली समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। बेटे लाइफ में कभी कोई भी चीज करते हैं ना, इट इज टू बी रिलेटेड विद प्रैक्टिकल लाइफ स्टडीज। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ग्रेटर ऑटोनॉमी लीड्स टू ग्रेटर मोटिवेशन। जब आप अलग अलग टाटा ग्रुप की सब कंपनीज को अपनी अपनी ऑटोनॉमी दे देंगे, भैया आप खुद करो, तो उससे मोटिवेशन आएगी। लोकल ऑपरेटिंग यूनिट शुड ऑल्सो हैव अ बेटर फील ऑफ लोकल कंडीशंस, क्योंकि जो लोकल होते हैं टीसीएस वाले को पता है कि उसका क्या कंडीशन है, तो टाटा मोटर्स वाले को उसका अपना लोकल एरिया का ज्यादा पता है, तो बड़े पापा को तो नहीं पता होगा। इट मींस it has some positive and negative, and on the basis of that positive and negative we can decide that whether it should be centralized or decentralized. I think आप बात समझ गए। तो मैं भूपेश आनंद। बेटा वैसे मैंने ना ये टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 बड़े इजी हैं, थ्योरी है, प्रैक्टिकल होते तो मैं करा भी देता, है ना। आप पढ़ें खुद ही आपको समझ आ जाएगा। तो आज इस चैप्टर नंबर 12 में, मैं लेक्चर नंबर 8 में आपसे विदाई ले रहा हूं। फिर मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 13 में मिलने वाले हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। चैप्टर नंबर 14 में मिलने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क। बेटे चैप्टर 13 और 14 तो आप ये समझ लीजिए मैंने पीएचडी की हुई है रिस्क के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के ऊपर, और वो लेक्चर्स के थ्रू आपको खुद पता चलेगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।